नमस्कार, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पूरे देश में आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। हर तरफ खुशी है, हर्षोल्लास है। हो भी क्यों ना, आखिर भारत पूरे विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज दुश्मन भी हमारी ओर देखने के पहले 100 बार सोचता है, लेकिन ये शक्ति तब अधूरी लगने लगती है जब किसी महिला की चीख सुनाई देती है। सड़क से लेकर संसद तक इस चीख की गूंज होती तो जरूर है, पर कुछ ही वक्त में सब शांत हो जाता है, तब तक जब तक कोई दूसरी चीख ना सुनाई दे। इसीलिए आजादी की सालगिरह में बात होगी औरत की अस्मिता की, उसकी आजादी की, यानी बात आधी आबादी की आजादी की। सारे देश का सीना गर्व से चौड़ा है। देश आजादी की 69वीं सालगिरह मना रहा है। पिछले 68 वर्षों में देश ने कई मायनों में तरक्की की है। ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, मॉल और 5 सितारा होटल, ये सब भारत की तरक्की की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। चांद सितारे क्या, अब मंगल पर भी तिरंगा लहरा रहा है। भारत की इस तरक्की में अकेले पुरुषों का हाथ नहीं है, बल्कि महिलाओं ने भी इसमें अहम रोल निभाया है। खेल से लेकर बिजनेस तक, पॉलिटिक्स से लेकर फैशन तक, हर जगह महिलाओं की उपस्थिति दिखी। लेकिन महिलाओं की तरक्की की ये चमचमाती इबारत सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू विमेन एम्पावरमेंट की तस्वीर को झकझोर देने वाला है। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया समझती है कि आजाद हैं हम बात कर रहे हैं उस भारत की जहां शादी में मनमाफिक पैसा ना मिलने के चलते बहुएं जलाई जाती हैं, जरा सी नाफरमानी की और लड़कियों पर एसिड अटैक होता है। बलात्कार का निपटारा दोषी से शादी कराकर किया जाता है। मंदिरों में तो औरत को देवी का दर्जा मिलता है और घर में कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और वो सोच में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से आ सकता है, 2 वजहों से आ सकता है। एक है हमारी शिक्षा, जो सिलेबस है उसको हम दुरुस्त करें। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा किताबों के माध्यम से। और दूसरा है परिवार में जो जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए गए हैं, जो एक सोच चलती चली आ रही है, उसको परिवार के ही लोगों को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। ये जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक कन्या भ्रूण हत्या एक अनफॉर्चुनेट, मगर ये लड़ाई एक लड़की को, एक नारी को अपने पैदा होने की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, मगर ये हकीकत है। सवाल है, क्या दहेज हत्या से आजाद है महिलाएं? क्या छेड़छाड़ से आजाद है महिलाएं? क्या बलात्कार से आजाद है महिलाएं? क्या भेदभाव से आजाद है महिलाएं? एसिड अटैक से आजाद है महिलाएं? आजाद भारत की महिलाएं क्या आज भी गुलाम नहीं हैं? इनक्रेडिबल इंडिया का दंभ भरते हम भारतीयों के पास आखिर खुश होने की कितनी वजह है? सच्चाई यही है कि हम लाख दावे कर लें विश्व महाशक्ति बनने के, लेकिन अपनी ही बहु बेटियों को आजादी देने की शक्ति हम में अब भी नहीं है। 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन देश की आधी आबादी अब भी गुलाम है। भारत की महिलाओं में काफ़ी रास्ता ऑलरेडी तय कर रखा है, मगर अगर हम उनके विचारों की आज़ादी कहें, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहें, उनकी अपने जीवन शैली जिस तरह से वो जीना चाहती हैं उसकी आज़ादी कहें, काम के क्षेत्र में किस तरह से वो अपने चाहे ऑफिसेज हो चाहे बिजनेस हो उसको लेकर, शिक्षा से संबंधित, इवन पैदा होने की आज़ादी आज महिलाओं को, मुझे लगता है उसमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और इन सब लड़ाइयों में जो सबसे बड़ी लड़ाई मुझे लगता है लड़नी है वो वही है कि पैदा होने की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई, वो अभी बाकी है। हम अपनी आज़ादी का 69वां साल जो है वो मनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देश की जो आधी आबादी है, महिलाएं जो हैं, उनके जीवन पर अगर नज़र डालें तो स्थिति जो है वो निराशाजनक लगती है। क्योंकि आज भी कोई भी महिला जो है, चाहे वो पढ़ने के लिए लड़कियां जाती हैं, चाहे खेत में काम करने के लिए, चाहे फैक्ट्री में काम करने के लिए या दफ्तरों में काम करने के लिए, हर जगह के ऊपर वो असुरक्षित है।
और इसके अलावा घरों में उनके साथ हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो रेट है वो बहुत हाई है। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है आजादी आधी आबादी की। सरकार चाहे कोई भी रही, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बना, हर साल आजादी के दिन तिरंगा फहराने के पहले महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये बातें महज बातें ही रह जाती हैं। पूरे देश को छोड़िए जनाब, बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। मेट्रो में सफ़र करते हुए मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। पहली बारी मैं मेट्रो में चढ़ी थी, इतनी भीड़ बड़ी थी कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। एक पर्सन जो मेरे सामने खड़ा था वो मुझे गंदे इशारे कर रहा था, बार बार फ्लाइंग किस कर रहा था। मैं नहीं चाहते हुए भी उसकी तरफ देखती रही कि शायद बंद कर दे। मुझे लगा शायद वो मेरी उम्र देख के, शायद मुझे देख के ना करे, लेकिन वो माना नहीं। मैं डर गई। मैं देख रही थी कि उसकी हिम्मत इतनी थी कि इतनी बड़ी भीड़ में होते हुए भी वो मुझे कंटिन्यूस फ्लाइंग किस करता रहा। रेनू के साथ ये हादसा तब हुआ जब वो मेट्रो में सफर कर रही थी। वो मेट्रो जिसे महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस उम्र में भी रेनू जब खुद के साथ छेड़छाड़ की घटना देखती हैं तो सिहर जाती हैं। साथ ही अपनी बच्चियों को अकेले भेजने में संकोच भी करती हैं। डर लगता है, ऑब्वियस डर लगता है। जब हमें लगता है कि जब हम सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे सेफ हो सकते हैं। आजकल माहौल बड़ा ख़राब है। मुझे बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं लगती अगर बच्चे रात को 8-9 बजे तक घर नहीं आते, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी हो, क्योंकि ना बच्चे, न लड़की सुरक्षित है ना लड़का सुरक्षित है। ऐसी तस्वीरें हमारे उस गुमान को तोड़ देती हैं कि हम पढ़े लिखे और साक्षर लोगों के बीच हैं। रेनू फिटनेस ट्रेनर हैं, खुद का जिम चलाती हैं। सारा दिन जिम में लड़कों के बीच घिरे होने के बाद भी रात को जब घर लौटती हैं तो बेखौफ नहीं रहती। एक अनजाना डर हमेशा बना रहता है। घर से जिम तक आने जाने के बीच भी उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मैं ड्राइव करती हूँ। जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मेरे को आते जाते ऑटो वाले, गाड़ी वाले, मेल पर्सन, स्पेशली मेल पर्सन, वो मुझे बहुत गंदी लुक देते हैं। वो सोचते हैं कि बीइंग लेडी ये कैसे गाड़ी चला सकती है। रेनू जैसी सैकड़ों हजारों महिलाएं हर रोज होती हैं छेड़छाड़ का शिकार। रेनू की ये बातें बताने के लिए काफी है कि छेड़छाड़ का संबंध महिला के लिबास या फिर उम्र से नहीं होता है। ट्रेन हो, मेट्रो हो, बस, ऑटो या टैक्सी, हर रोज इस तरह की परेशानियां औरतों को होती ही होती हैं। उनके अपने ही करते हैं उनके साथ छेड़छाड़। ये अकेले दिल्ली की बात नहीं है, ये हमारे लिए सामूहिक शर्म की बात है। देश भर से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की खबरें आती ही रहती हैं। एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी और रास्ते में मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। आराम से वो बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ मुझे ही स्टेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं जब पास आई तो एकदम से क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो धोती थी वो ऊपर उठा दी और मैं तो एकदम डर गई, घबरा गई कि इतने बुजुर्ग ने ये क्या कर दिया। बहुत डर गई थी उस वक्त, और मैं उस वक्त मुँह नीचे करके आगे निकल आई थी। हमारे कंट्री में अभी भी स्टिल आज़ादी के बाद बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि ईव टीजिंग। स्टिल अगर मैं अभी अपनी कोचिंग के लिए कहीं भी जाती हूँ तो ईव टीजिंग बहुत होती है। कोई कमेंट पास कर देता है, कुछ भी बोल दो तो लोग देखते ही हैं और कुछ कोई कहता भी नहीं है। रात में भी कहीं निकल रहे हो एंड यू वांट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप घर भी अपने सेफली पहुंच जाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल आज की डेट में भी, वेदर इंडिपेंडेंस को इतने ईयर्स हुए हैं नहीं। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ एज सच नहीं है। कहाँ है आजादी, कहाँ है कानून और व्यवस्था, सभ्यता की अवधारणा कहाँ है? जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जो सदियों से रीतियां चली आ रही हैं, जो मानसिकता है समाज की, और जब हम समाज कहते हैं तो सिर्फ पुरुष नहीं कहते, हम महिला भी कहते हैं, क्योंकि पितृसत्ता जो सोच है, जो मानसिकता है, वो केवल पुरुषों में नहीं है, वो महिलाओं में भी है। जब तक वो सोच नहीं बदली जाएगी, जब तक ये डर नहीं होगा कि अगर बेटी पैदा हो गई तो मुझे उसके दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे उसे शिक्षित भी करना पड़ेगा, साथ में दहेज भी देना पड़ेगा, फिर हमारे कुल का क्या होगा, ऐसी बहुत सारी सोच है जिसको आज भी हम बदल नहीं पा रहे।
औरतों पर हो रहे हर रोज के अत्याचार के बाद भी क्या आपको गुमान है कि देश आजाद है? क्या वाकई सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा? इतने सालों बाद भी अभी वुमेन सिक्योर तो नहीं है। पुलिस भी बहुत हेल्प नहीं करती, जनरल पब्लिक भी एक दूसरे को देख के मुंह उठा के चले जाते हैं, कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं है। और बदमाशी बहुत ज़्यादा है, खुलेआम हो रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। महिलाएं महफूज रहें इसकी कोशिश तो बहुत की गई। वक्त बेवक्त सरकारी नुमाइंदों से लेकर आम आदमी तक ने इस पर टिप्पणी की, लेकिन समाज और सिस्टम में स्त्री को लेकर जो सोच है वो कोड़ के घाव की तरह सड़ चुकी है। सवाल बड़ा है क्योंकि सवाल है आधी आबादी की आजादी का। जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप भले खुद की आजादी का जश्न मनाएं, पर इस देश की महिलाएं अब भी गुलाम हैं। बाहर ही नहीं, ये घुटन घर में भी साफ दिखाई देती है। हालात ये हैं कि खुद के जीवन से जुड़े हुए फैसले भी उन पर थोपे जाते हैं। बच्ची स्कूल में क्या सब्जेक्ट लेगी, ये माता पिता डिसाइड करते हैं। परिवार ये तय करता है कि जीवन साथी कौन होगा, और बाकी की जिंदगी पति की मर्जी से गुजारनी पड़ती है। यानी हर मोड़ पर संघर्ष और पराधीनता से भरा है नारी जीवन। फ्रेंच लेखिका सिमोन द बोवा ने अपनी किताब में औरत की बदहाली दर्शाई है। उन्होंने लिखा है, स्त्री होती नहीं बल्कि बना दी जाती है। इसमें समाज और अपनों का हाथ सबसे अधिक होता है। महिलाओं की उपलब्धियों का बखान करने वाले 2-4 बड़ी महिला शख्सियत का नाम जरूर गिना देंगे, लेकिन आम महिलाओं की दशा इनसे कहीं अलग है। कुल मिला के जो मानसिकता जो महिलाओं के प्रति है वो एक इंसान की बजाय एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से उनको देखने वाली मानसिकता हावी है। एजुकेटेड लोग भी आजकल ऐसे ही देखते हैं कि जैसे हमने पता नहीं क्या पहन लिया, कुछ नया पहन लिया, तो उससे भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2013 में दहेज हत्या के कुल 8,083 मामले सामने आए। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। दहेज के लिए वर्ष 2011 में हुई मौतों की संख्या 8,618 थी। 2013 में दहेज के 150 मामले कम होकर 8,083 तक पहुंचे तो जरूर, लेकिन ये कमी अभी नाकाफी है। हालांकि दहेज के लिए मौत के इन सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करना बेमानी होगा, क्योंकि आमतौर पर दहेज हत्या को खुदकुशी करार कर दिया जाता है। ये समस्या केवल निचले या मध्यम तबके तक ही सीमित नहीं है। रेप, दहेज हत्या और एसिड अटैक के कुछ मामलों में पीड़िता को इंसाफ तो मिल जाता है, पर सवाल है कि क्या कोई भी मुआवजा विक्टिम के जख्मों को भर सकता है, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा सकता है, उसकी जिंदगी पहले जैसी बना सकता है? ये वो सवाल है जो नारी, समाज, सरकार और इस देश के आवाम से पूछ रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में साल दर साल इजाफा हो रहा है। 2011 में देश में बलात्कार के कुल 24,206 मामले सामने आए, जिनकी संख्या 2012 में बढ़कर 24,923 हो गई। 2013 के आंकड़े और भी शर्मनाक रहे, 33,707। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए हमारे पास सख्त कानून तो जरूर है, लेकिन कानून का खौफ नहीं है। कानून बन भी रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको लागू करने के लिए जिस तरह की इच्छा शक्ति की जरूरत है, विल पावर जो होनी चाहिए, मतलब वो विल पावर का लैक है। और जो भी मतलब नीचे उन कानूनों को लागू करने वाले हैं, जब वो लागू नहीं हो रहे हैं तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, उनको सजा देना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, मतलब ये काम हो नहीं रहा है। तो ये कुल मिला के पूरी परिस्थिति का जो इम्पैक्ट है, जो इसका असर जो है, वो ये हो रहा है कि जो अपराधी जो है वो बिल्कुल निरंकुश हैं।
उनके हौसले जो है वो बढ़े रहते हैं ज्यादा। आधी सेंचुरी हो गई, उससे ज्यादा हो गया आजाद हुए भारत को, इतने कानून बने, कोई एक कानून ऐसा है जिसको अबॉलिश करने की जरूरत पड़ी हो कि भाई ये अपराध अब महिलाओं के खिलाफ नहीं रह गया है, सब इसको अबॉलिश करिए? नहीं हुआ। नी जर्क रिएक्शन में जैसे निर्भया का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, सबको लगा कि कुछ होना चाहिए, अमेंडमेंट्स हुए 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट जो हुआ, उसके बाद ये लगा कि बहुत सख्त कानून आ गया है, चीजें रुक जाएंगी। सवाल ये उठता है कि जब कानून बनाया जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजटरी एलोकेशन कहाँ होता है? दुनिया को बदतर बनाने में पुरुषों की जितनी भूमिका है उतनी औरतों की नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मर्डर के पन्ने बताते हैं कि नकारात्मक कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है, या फिर यूं कहें कि दुनिया को बिगाड़ने के काम में स्त्री की हिस्सेदारी बेहद कम है। बावजूद इसके उसके हिस्से में सिर्फ दर्द ही आता है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। 2010 में पंजाब में 546 रेप केस दर्ज हुए, हरियाणा में 720। साल 2011 में पंजाब में 479 और हरियाणा में 733 रेप केस दर्ज किए गए, जबकि 2012 में दोनों ही राज्यों में ये संख्या 668 थी। 2008 से 2012 के बीच पंजाब में दहेज के कारण 726 मौतें हुई, हरियाणा में इनकी संख्या दोगुनी के बराबर यानी कि लगभग 1380 थी। महिलाओं से दुर्व्यवहार के भी हजारों मामले इन 4 सालों में सामने आए। इन तमाम सारे प्रबंधों के बावजूद भी महिलाओं के प्रति हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके लिए निश्चित रूप से हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है, पूरे देश को, मतलब एक तरह से। और उसका जो मूल कारण है, असल में उन मूल कारणों को भी मद्देनजर लाने की जरूरत है। और मूल कारण जो महिलाओं के साथ जो अपराध और हिंसा होती है वो ये है कि क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो जिस तरह से संसाधनों का बंटवारा जो है वो समानता के आधार पे होना था, और उस समानता पे खड़े होकर सबके व्यक्तित्व का विकास होना था। वो संसाधनों का बंटवारा जो है वो विषमतावादी है, वो गैर बराबरी पर आधारित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यूपी में साल 2012 में महिला अपराध के 23,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 70% मामले गांवों और छोटे कस्बों के हैं। इनमें से ज्यादातर मामले मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। साल 2013 में महिलाओं पर हुए अपराधों के आंकड़ों में साल 2012 के मुकाबले करीब 35% का इजाफा देखा गया। पुलिस हेडक्वार्टर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक बलात्कार की वारदातों की संख्या साल 2011 में 1711, साल 2012 में 1908 और साल 2013 में यह आंकड़ा सीधा 2996 पर पहुंच गया। आप और हम भले ही आजादी की वर्षगांठ मना रहे हो, पर क्या यह आजादी अधूरी नहीं है? सही मायनों में हम उस दिन आजाद होंगे जिस दिन महिलाएं निडर होकर घर के बाहर निकल सकेंगी और अपने फैसले खुद ले सकेंगी। ये ना तो किसी सरकारी योजना से होगा और ना ही किसी चमत्कार से। इसकी शुरुआत हमें खुद ही करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं?